आज की डिजीज हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो है हम लोग देखते हैं कि तमाम सारे इस समय पेशेंट जो है करा करके आते हैं जांच को। शुरू में आप सिम्टम से भी पता लगा सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर को, लेकिन बहुत सारे रोगी जो है इंडोस्कोपी वगैरह करा के आते हैं। तो गैस्ट्राइटिस को जानेंगे हम। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस मैंने डाला है, गैस्ट्रिक अल्सर कैसे इलेक्ट्रोपैथी में कोई गैस्ट्रिक अल्सर का आ गया है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर को, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि रोगी हमारे पास आया है गैस्ट्रिक अल्सर का, तो कैसे ठीक करेंगे। हम प्रयास करते हैं कि आपको एकदम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सत्य के नज़दीक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं आपको, कि आप भी उसी तरह से सिलेक्शन करने लग जाएं जिस तरह से मैं सिलेक्शन करके और रोगियों को ठीक करता हूं, और जो रोगी ठीक होते हैं उसी तरह से आप भी उसको ठीक करें। हालांकि ये प्रैक्टिकल विषय है, ये यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन विषय नहीं होता है। मैक्सिमम ये प्रैक्टिकल होता है 100%। चिकित्सा जगत प्रैक्टिकल का विषय वस्तु होता है, ये इसमें कहीं भी कोई भी असत्य बात नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी ने किया है। लेकिन प्रैक्टिकल तो घर बैठे हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल तो कभी भी होगा तो फिजिकल ही होगा। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि प्रैक्टिकल फिजिकली ज़रूर करें, फिजिकली ज़रूर सीखें। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि अमाशय का अल्सर, इसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। कई डॉक्टर्स इसको क्या बोलते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर है, और इसको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे करेंगे और इलेक्ट्रोपैथी में कैसे बीमारी ठीक होगी, तो पढ़ाने का मेरा जो स्टाइल है या जो चीज़ें हैं डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 कैटेगरी बांटा हुआ है। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड होता है आपका ऑर्गेनिक रेमेडी, और थर्ड होता है प्रिंसिपल रेमेडी। प्रिंसिपल रेमेडी ये तीसरा होता है। ये 3 चीजों पे आधारित है हमारी पीएच मैनेजमेंट। ये 3 चीजों पे आधारित है हमारी। तो कोई भी मरीज आपके पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये मरीज क्या सिम्टम लेके आता है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो ये बीमारी एक्चुअली में होती क्या है, तो अमाशय का जो एपिगैस्ट्रियम एरिया है, अमाशय का एपिगैस्ट्रियम के अल्सर को, घाव को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, या अमाशय की घाव। यानी कि अमाशय में घाव होने की प्रक्रिया जो होती है, जिसमें कि एपिगैस्ट्रियम रीजन में घाव हो जाए, उसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये जो अमाशय की दीवार है उस पे छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे वो घाव जो है आगे की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं वो घाव। लेकिन मेन चीज क्या होता है कि अमाशय की जो दीवार है उसमें छोटा छोटा घाव का बन जाना, इसी को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं।
अब इसमें जो है सिम्टम्स क्या होता है, मुख्य रूप से आएंगे तो लक्षण इसमें क्या मिलेगा आपको, सिम्टम्स क्या मिलेगा, उसी आधार पे हम क्या ट्रीटमेंट जो है हमारा निर्भर होता है, उसी हिसाब से अंग हमारे निर्धारित होते हैं, उसी हिसाब से कारण निर्धारित होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि लक्षण, यानी कि गैस्ट्रियम जो रीजन है उसमें क्या होना है कि भोजन करने पर पीड़ा होना, दर्द, भोजन के बाद दर्द होना, भोजन के बाद दर्द, पेन आफ्टर मील, यानी कि दर्द होगा, पेन आफ्टर मील। और क्या हो सकता है, और ये दर्द कम हो जाए, यानी कि ये कब बढ़ेगा तो आफ्टर मील, और आराम कर कब हो जाएगा कि जब वमन करेगा, उल्टी करेगा, उसमें आराम हो सकता है ये पेन। आ रहा है समझ में? तो डॉक्टर का मतलब होता है कि वो समझ जाए कि क्या चीजें हो रही हैं, और उल्टी के साथ कभी रक्त आना, वोमिटिंग विथ ब्लड एंड पस, उल्टी कर रहा है उसमें पस और ब्लड आ रहा है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज, ये मुख्य रूप से यही सब सिम्टम्स होते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख कम लग सकती है इस मरीज को, यानी कि भूख का कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी, दुर्बलता, पेशेंट जो है कमजोर हो जाएगा, क्योंकि खाने में दर्द होगा तो जल्दी भोजन नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि भूख कम लगती है इसको, तो दुर्बलता, कमजोरी जैसी स्थिति इसको आ जाती है। और भोजन करने के आधे घंटे से 2 घंटे तक असहाय पीड़ा होती है, यानी भोजन करेगा, ये पेन का क्या है कि आफ्टर मील, यानी कि हाफ एन आवर टू 2 आवर, ठीक, असहाय पीड़ा होती है इसको। और ये पीड़ा उदर पर या पीठ में पीछे भी हो सकता है, उदर पर या पीठ में भी हो सकता है पीछे, ऐसा होता है इसमें। तो ये लगभग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, इनिशियल स्टेज में ये सिम्टम्स। जैसे जैसे रोग की क्रॉनिसिटी बढ़ती है उसी तरह सिम्टम भी परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लो रोगी का 4 स्टेज मैंने बताया, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजनरेटिव। अरे समझ में कि वहां पे डिजनरेटिव में क्या होगा, परफोरेशन हो सकता है, वहां से छिद्र हो सकता है, वहां अल्सर बनते बनते घाव बन के छिद्र भी हो सकता है, परफोरेशन। तो मे बी सिम्टम्स में भी सीवियर हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स के 4 फेज होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजनरेटिव। इस पे हमेशा ध्यान रखो कि एवरी द डिजीज हैज द 4 स्टेज, यानी कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजनरेटिव। नो निगेटिव, नो पॉजिटिव, नथिंग एनी, कुछ भी नहीं होता है। यानी कि डिजीज की जो कंडीशन है वो एक्यूट में आ सकती है, सब एक्यूट में आपके पास आती है, क्रॉनिक हो सकती है और डिजनरेटिव हो सकती है। तो एक्यूट कंडीशन में इसमें क्या होता है, गैस्ट्राइटिस पहले होगा, आ रहा है समझ में,
गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्रेलिया होगा, एसिडिटी होगा। यही तो इसकी एक्यूट कंडीशन है या सब एक्यूट कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? ये क्रॉनिक और डिजनरेटिव कंडीशन है। किसकी? गैस्ट्राइटिस की या गैस्ट्रेलिया की या स्टमक इन्फ्लामेशन की। ये क्रॉनिक या डिजनरेटिव स्टेज है। आ रहा है समझ में बात? तो ये कंडीशन जो है हमें देखने को मिलता है। अब इसमें आर्गन क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो आर्गन क्या इन्वॉल्व होगा इसमें? मेन चीज स्टमक। स्टमक इसमें आर्गन होगा और कारण के आधार पे भी अंग जो है आपके इसमें घटते बढ़ते हैं कि ये जो प्राइमरी प्राथमिक अंग है जिसमें बीमारी दिख रही है वो स्टमक है। आ रहा है समझ में? और आते हैं इसके पीछे कारण क्या क्या होता है। तो दो तरह के कारण जो है हमने आपको हमेशा से बताए हैं कि प्रिंसिपल रेमेडी में हम किसका इलाज करते हैं? कारण का इलाज करते हैं कि किसी भी चीज के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, उस कारण का इलाज हम प्रिंसिपल रेमेडी में करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि एक कारण है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। और दूसरा कारण क्या है? एक्सटर्नल, यानी कि ये आंतरिक कारण है और ये क्या है? बाह्य कारण है रोग होने का। तो आंतरिक कारण क्या क्या हो सकता है इसके पीछे? तो आमाशय में इन्फ्लामेशन, स्टमक इन्फ्लामेशन, यानी कि गैस्ट्राइटिस। और क्या हो सकता है? इसके पीछे और भी कारण जो हो सकते हैं आंतरिक कारण, उसमें जो है मुख्य रूप से एसिडिटी हमेशा जो है, यानी कि एसिडिटी या इन्फ्लामेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी हमेशा इसको गैस बना एसिडिटी होती रहे इसको। ठीक, तो मैंने बताया कि किस तरह से एक्यूट फेज और फिर क्रॉनिक में जाता है। और एक्सटर्नल कारण क्या हो सकता है? तो एक्सटर्नल कारण में इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अनियमित भोजन, इर्रेगुलर फूड, इर्रेगुलर फूड। अरे समझ लो कि अनियमित भोजन ले रहा है, खाना है 8 बजे खा रहा है, 12 बजे खाना है, 10 बजे खा रहा है, 2 बजे। इसका अनियमितता भोजन का, इसके पीछे मे बी द रीजन अनियमित कम भोजन करना, अनियमित भोजन करना, भोजन की गड़बड़ी, यानी कि ज्यादा क्या इरेगुलर फूड हो सकता है। उसके बाद ज्यादा ऑयली, फैटी या मसालेदार जो भी भोजन हो, ऑयली हो, फैटी हो, मसालेदार हो, बहुत इस तरह के फूड हैं। उसके बाद कारण क्या होता है कि फर्स्ट ये हो गया फूड में, दूसरा होता है कि अल्कोहल, उसके बाद धूम्रपान, स्मोकिंग, टोबैको, स्मोकिंग, टोबैको, धूम्रपान, और क्या होता है कि चिंता,
एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कारण जो है इसके पीछे क्या है कि हो सकते हैं इसके पीछे कारण जो है ये भी हो सकता है। आ रहा समझ में? तो ये सारे कारण हैं। अब इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे इतना तो मैंने बता दिया आपको। अब इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इस रोग को ठीक करेंगे, तो इतना सिखाने और बताने का ये मतलब है कि आप जब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करें किसी भी रोगी का तो इन 3 बातों का ही ध्यान जरूर रखें। सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं। किस कंडीशन पे? स्टेज ऑफ द डिजीज, रोग की स्टेज पे थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं कम ज़्यादा होते हैं कि वो रोगी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक या डिजेनरेटिव किस फेज में आपके पास आया, इस पे सिम्टम्स थोड़ा वेरिएट करता है। समझ गए? अब इसको जानना हो तो कैसे जानेंगे? तो इसकी जो जांचें हैं, आ रहा है समझ में? इसमें इंडोस्कोपी, इसकी जो जांच है वो इंडोस्कोपी कराते हैं लोग इसको जानने के लिए। तो पता चल जाता है इंडोस्कोपी में कि इंडोस्कोपी कराएंगे तो हमें चीज़ें पता चल जाती हैं इसको कि क्या दिक्कत है। गैस्ट्रिक अल्सर कैसे हुआ है, कहाँ पे है, ये हमें जरूर पता चल जाता है। अब इसको जो है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। यानी इस सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में ये वेरिएट होता है दवाई सिम्टम्स पे। आ रहा है समझ में? मान लो कि केवल ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है तो सिम्टम वेरिएट, दर्द हो रहा है ओनली, तो वेरिएट द सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी क्या होगी कि वेरिएशन हो जाता है उसमें, क्या चीजें हो रही हैं उस हिसाब से वेरिएट हो जाती है। तो अब इसमें जो है कैसे हम क्या करेंगे और किस तरह से, तो एक्सटर्नल में या टू आ रहा है, चूंकि पेन हो रहा है, यहाँ पर सिम्टम्स है ना, पेन हो रहा है तो या टू C5 आ रहा है समझ कि F2 और C5 या C15 भी कर सकते हैं, C15। और सिम्टम्स के आधार पर केवल दर्द हो तो मान लो WE, अरे दर्द हो तो WE, मान लो ब्लड आ रहा है तो B और G, ये 2 दवाई होती है, एप्लीकेटरी में भी दे सकते हैं। ये निर्भर होगा कि रोगी का सिम्टम्स क्या हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को जो मैं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो केवल एक ठोस फार्मूला कैसे हम दे सकते हैं किसी चीज का। जो फार्मूला आपको लोग दे रहे हैं, जो ट्रेनर या जो चीजें जो लोग बता रहे हैं, तो हमें तो हंसी आती है उनकी चीजों को देख करके कि हमको नहीं लगता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि रोग के आधार पे आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना होता है, केवल फार्मूला कैसे इलाज कर सकते हैं किसी का। अब मान लो किसी को केवल दर्द हो रहा है तो हम कंडीशन बता रहे हैं ना, उसमें दर्द में आपको क्या करना है, ब्लड आ रहा है तो क्या करना है, ये कंडीशन के आधार पे हम चीज़ों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसलिए हमारे वहाँ जो ट्रेनिंग ले रहा है या हमसे जो पढ़ रहा है, तो उसमें क्या खासियत है कि उसको पर्चा लिखना भी सिखा देते हैं। हम कैसे दवाई लिखते हैं मरीजों को,
कैसे हम पर्चा बनाते हैं, कैसे प्रोटोकॉल बनाते हैं किसी रोगी का, ये पूरा आपको सीखने में मिल जाता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपकी एप्लीकेटरी दवाई, ठीक। अब मैनेजमेंट करने के लिए मान लीजिए इसको इंटरनल जो है WE, अब इलेक्ट्रिसिटी मान लो पिलाने वाला हमको देना है, तो दर्द में आपका WE और Y होता है, ठीक है। और क्या होता है G और B, तो मान लो ब्लड आ रहा है तो B और कॉस आ रहा है तो G मिला के देंगे उसको, है ना। बात समझ में आ रही है सबको। तो इस तरीके से हमारी चीजें होती हैं। अब इसमें जो है हम ट्रीटमेंट जब करेंगे तो ऑर्गेनिक रेमेडी हमारी आएगी, यानी कि अंग की दवाई हमारी आएगी ऑर्गेनिक रेमेडी। तो ऑर्गेनिक रेमेडी में आपकी क्या क्या दवाई हो सकती है, तो S1 हो सकती है, S2 आपकी हो सकती है। एस्ट्रोफ्लोक्सो ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें S1 S2 और जब गैसरोसो ग्रुप में आएंगे तो क्या क्या हो सकता है कि यहाँ पे C1, C5 और C15, तो इसमें 3 दवाइयां हैं। अब सिलेक्शन आपको C15, C15 या तो ज्यादातर C15 हम यूज करते हैं, और S1 या S2 दोनों में से एक कोई सेलेक्ट करते हैं रोगी के आधार पे, S1 या S2। फिर यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम की दवाई जरूर देनी होगी, यहाँ पे आपकी F1 होती है, ठीक। और एंजाइटियो ग्रुप में क्या क्या दवाई हो सकती है, A1, A2, A3, ठीक। तो ब्लड आने पर लाल रक्त एकदम आ रहा है, एक्यूट फेज है, दैट इज द A1। फिर A2, A3 जो है हम प्रयोग करते हैं A3 भी, लेकिन 2 मुख्य दवाइयां होती हैं A1, A2 ब्लड आने में। तो इसको जो है हम दे सकते हैं इस हिसाब से। अब इसी में से हमारा जो पर्चा है वो तैयार होगा, इसी दवाइयों में से, आज समझो, इसी दवाइयों में से हमारा पर्चा जो है F1 देंगे। F1 आपको देना पड़ता है जरूरत के आधार पे F1, और भी कोरिलेट द सिम्टम्स। मान लीजिए कि कब्ज है, ठीक, तो इसमें जो है आपकी यस ड्राई पिल्स में, या मान लो कि S1 ड्राई पिल्स में बहुत दर्द हो रहा है, C15 ड्राई पिल्स बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जरूर देते हैं कि जिस तरीके से रोगी का प्रॉब्लम होता है उसी हिसाब से हम दवाइयों को उसमें सेलेक्ट करते हैं। और मान लो कि इस रोगी में रात में S1 खाने से पहले और S10 खाने के बाद, आ रहा है। इसकी जो डाइल्यूशन होगी वो आफ्टर द D6, अरे समझ, ये D6 होगी डाइल्यूशन इसकी रिपीटेड इन डोज, और ये D4 होगी जो एप्लीकेटरी दवाएं हैं, और ये सब जो दवाएं हैं D4 में होगी, ये D6 में होगी। तो इस तरीके से हम गैस्ट्रिक जो अल्सर है, जिसको हम अमाशय का घाव कहते हैं, इस घाव को और रोगी को
तरल रूप में ही भोजन देना चाहिए, उसको ठोस भोजन जो है नहीं देना चाहिए, तरल रूप में भोजन देना चाहिए, गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए और किसी भी प्रकार की तली भुनी या बहुत ऐसी चीज़ों को बंद करा देना चाहिए जो उसमें अल्सर को प्रमोट करे। ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है, बंद करवा देना है। ऐसी चीज़ें ना चलाई जाएं जिससे कि क्या हो कि वो अल्सर प्रमोट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गैस्ट्रिक अल्सर का ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आसानी से कर सकते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो ठीक हो सकता है बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो ये चिकित्सा रही हमारी गैस्ट्रिक अल्सर की और इस हिसाब से हम चिकित्सा इसकी करेंगे। तो जो भी साथी मित्र हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें और इसी हिसाब से सिलेक्शन आप रेमेडी करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और ये वीडियो केवल इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सकों के लिए है और केवल इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक ही इसका इस्तेमाल करें हमारे वीडियो को देख करके। वो ट्रेनिंग पर्पस से हम लोग बना रहे हैं इसको, तो ज़रूर इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक इसका लाभ लें और देखें। धन्यवाद।